हेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 7 फाइनल अकाउंट्स का यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज जो है वो अपने यूनिट 2 फाइनल अकाउंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं कि अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हो तो उस केस में आपके फाइनल अकाउंट्स किस तरह से बनेंगे। तो वैसे देखने जाए तो बहुत बड़ा कुछ चेंज नहीं है, छोटा सा एक चेंज है, वो चेंज अपने समझ लेंगे। पर ये समझने से पहले एक चीज समझ लेते हैं कि भी मैन्युफैक्चरिंग किसको बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एकदम सिंपल वर्ड है कि भी आप सीधा सीधा गुड्स खरीद के लेके आ रहे हो और उसको आप जो है बेच रहे हो, ऐसा केस नहीं है। आप क्या कर रहे हो, आप पहले रॉ मटेरियल खरीद के लेके आ रहे हो, उस रॉ मटेरियल पे कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हो और उससे आपका एक फिनिश गुड्स बन के आ रहा है और वो फिनिश गुड्स आप जो है वो मार्केट में बेच रहे हो। इस तरह से आपका बिजनेस का सिस्टम है, ठीक है। तो ऐसी यूनिट को जो है वो हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी बोलते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज में आपके फाइनल अकाउंट जो है वो किस तरह से बनेंगे, तो समझना। यहाँ पे जब नॉर्मल केस था, ट्रेडिंग बिजनेस वाला केस था, तो उसमें सिर्फ आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था और बैलेंस शीट बनता था। इतनी चीजें आपकी बनती थी। अब मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के केस में एक और एक्स्ट्रा चीज बनेगी जिसको हम बोलेंगे क्या, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट समझते हैं, पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट समझने से पहले एक चीज हम ये भी समझ लेते हैं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के केस में आपकी इन्वेंट्रीज जो है वो कितने टाइप की हो सकती है। तो यहां पे समझना, उसका एक मैं चार्ट बनाता हूं कि भाई अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज हो तो उसमें आपके कितने टाइप की इन्वेंट्रीज हो सकती है। अच्छा, अभी तक जो हमने नॉर्मल बिजनेस वाला देखा, तो नॉर्मल के केस में आपकी इन्वेंट्री एक ही टाइप की होती थी जिसको हम बोलते हैं क्या, स्टॉक इन ट्रेड। अब ये स्टॉक इन ट्रेड क्या है कि आप जो है वो गुड्स खरीद के लेके आ रहे हो और सीधा सीधा उसको बेच रहे हो, उस पर कुछ प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हो। तो ये जो स्टॉक आया वो ट्रेडिंग के लिए ही आया है और सीधा बिक जाएगा। लेकिन अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज की बात करूं, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, तो उनके केस में आपके स्टॉक जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला स्टॉक आपका जो है वो होता है रॉ मटेरियल। दूसरा स्टॉक जिसको आप बोलते हो वर्क इन प्रोग्रेस, इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं सेमी फिनिश्ड गुड्स। और तीसरा आपका मेन जो टाइप होता है वो होता है क्या, फिनिश गुड्स। इतने टाइप की आपकी इन्वेंट्रीज जो है वो हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज में। सबसे पहले समझते हैं क्या, रॉ मटेरियल को। तो रॉ मटेरियल क्या है, सिंपल है कि अगर मुझे आज ये शर्ट मैन्युफैक्चर करना है तो शर्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे एक तो कॉटन चाहिएगा, फिर बटन चाहिएगा। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो मेरे रॉ मटेरियल है। अब वो कॉटन का कपड़ा मैं लेके आया, बटन लेके आया, वो सब पे मैं प्रोसेसिंग करूंगा, लेबर रखूंगा, लेबर जो है वो सिलाई करेंगे, जो भी है बटन लगाएंगे, ये सारा सब कुछ करेंगे। उसके बाद एक फिनिश गुड्स बन के रेडी होगा जिसको हम बोलेंगे क्या, फिनिश गुड्स। ये जो शर्ट पूरा बन के जो रेडी हो जाएगा वो फिनिश गुड्स होगा। तो इन शॉर्ट, ये जो आप कॉटन लेके आए, ये जो बटन लेके आए, तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी रॉ मटेरियल मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, समझना कि भाई 31 मार्च आ गया। अब ये 31 मार्च पे कुछ गुड्स ऐसे थे जिस पे थोड़ा बहुत काम आपका हो चुका था। जैसे कि भी आप जो है वो एक कार मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो कार मैन्युफैक्चर करते टाइम आपका टायर और वो सब हो चुका था, ऊपर का छपरा डालना बाकी था। तो ये काम आधा हो गया, आधा बाकी रह गया। अब रातों रात तो जो है वो पूरी कार रेडी करके ही जाना, ऐसा जरूरी तो नहीं है। आपका एक कट ऑफ टाइम होता है 31 मार्च को, आप एक कट ऑफ टाइम रखते हो कि भाई इस दिन हमारी जो इन्वेंट्री होगी, इस टाइम पे जो हमारी इन्वेंट्री होगी, उसी इन्वेंट्री को हम क्लोजिंग इन्वेंट्री मानते हैं। और इस पे हमने वैसे भी आगे बहुत डिटेल में चर्चा की है 31 मार्च वाली तो 31 मार्च को अगर आपका कोई गुड्स ऐसा है जो आधा हो चुका है या कुछ पार्ट बाकी है, इन शॉर्ट पूरा वो फिनिश गुड्स नहीं है, उस पर काम चालू हो चुका है, कुछ खर्चा हो चुका है, लेकिन वो पूरा फिनिश गुड्स बन के रेडी नहीं हुआ है, तो ऐसे इन्वेंट्रीज को हम जो है वो क्या बोलते हैं,
वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, ठीक है। या इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेमी फिनिश गुड्स भी बोल सकते हैं। और तीसरा आता है आपका फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स तो सिंपल है कि भाई जो पूरा प्रोडक्ट जो आप रॉ मटेरियल लेके आए थे, शर्ट के लिए आप कॉटन लेके आए थे, बटन लेके आए थे, वो सब कुछ उसको आपने सिलाई कर दिया। सिलाई करके फिर जो एक पूरा शर्ट रेडी होके आया, उस शर्ट को आप जो क्या बोलोगे, फिनिश गुड्स बोलोगे, ठीक है। तो इतनी 3 टाइप की मेन इन्वेंट्री आपकी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के केस में हो सकती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब एक और इन्वेंट्री आपकी आती है जिसको हम बोलते हैं बाय प्रोडक्ट, या एक और चीज होती है स्क्रैप। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना समझा दूं कि भाई ये होता क्या है, इसका अकाउंटिंग हम बाद में समझते हैं। पर ये स्क्रैप तो क्या होता है आपको पता ही है कि भाई भंगार, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ भंगार निकल सकता है ना साइड में। ये जो आपने भंगार साइड में निकाल दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रैप बोलते हैं, ठीक है। बाय प्रोडक्ट क्या होता है समझना। बाय प्रोडक्ट मतलब ऐसा प्रोडक्ट आपका बन के आ गया, आपकी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस ही इस तरह की थी कि उस प्रोसेस के दौरान आपका एक मेन प्रोडक्ट तो बन के आ ही रहा है, साथ साथ में एक बाय प्रोडक्ट भी बन के आ रहा है। सर कैसे, मतलब क्या कि भी आपने ये जो आपका बाय प्रोडक्ट बन के आया, वो बनाने का आपका इंटेंशन नहीं था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस ही इस तरह से है कि आपका वो बाय प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बन गया। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है वो दही में से छाछ बना रहे हो, साथ साथ में मक्खन भी बन गया, ठीक है। तो ये जो मक्खन है वो आपका बनाने का इंटेंशन नहीं था शायद, बट वो साथ में बन गया। तो मक्खन क्या बन गया, बाय प्रोडक्ट है। और मक्खन को भी बेच के आप कुछ पैसा कमा सकते हो। तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट, ऐसा कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिस प्रोसेस में आप जो है वो बना तो मेन प्रोडक्ट रहे हो। मेन प्रोडक्ट क्या था, आपको छाछ बनाना था, बटर मिल्क बनाना था, बट उसके साथ साथ जो है वो मक्खन भी बन गया। तो इसको हम जो है वो क्या बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। जिस बाय प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें कोई अलग से कोई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगने की अलग से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, वो साथ साथ में ही बन गया। अब ये दोनों ही चीजें जो है वो हमेशा आपकी दिखती है किस पे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्योंकि सीधी बात है, इन दोनों को बनाने का आपको कोई कॉस्ट तो लगा ही नहीं है, ये तो खुद में खुद बन गए हैं मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस के साथ। तो इनकी कोई कॉस्ट तो है ही नहीं। ये हमेशा किस पे दिखेंगे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे, कि आप अगर आप इसको बेचने गए तो कितने में बिक जाएगा, वो वैल्यू पे आपका ये प्रोडक्ट दिखेगा। क्लियर, इतनी चीज में हमने समझ ली, इन्वेंट्री के टाइप समझ लिए, बाय प्रोडक्ट समझ लिया, स्क्रैप क्या होता है वो समझ लिया। अब जो है वो हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को समझ सकते हैं, ठीक है। तो पूरा एक काम करता हूँ, वैसे यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, बट इस फॉर्मेट को पूरा एक बार वापस 1 बाय 1 एक एक चीजें लिखते हैं तो थोड़ा सा आपको जो है वो ज्यादा पता चलेगा, ठीक है। सर क्या कर रहे हो, सर हेडिंग डाल रहे ताकि आपको यूनिट 2 कहाँ से स्टार्ट हुआ वो पता चल जाए, ठीक है। बस हेडिंग उठा के डाल रहा था। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को। तो बाकी सारे अकाउंट तो आपके बनेंगे ही बनेंगे, एक एडिशनल अकाउंट आपका बनेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। और ये कैसे बनेगा पूरा अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं। और इसके साथ साथ एक छोटा सा मैं ट्रेडिंग अकाउंट भी बना रहा हूं, क्योंकि इसमें भी हमें कुछ चीज़ें अलग समझनी पड़ेगी।
अब समझने यहाँ पे आपका किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जब आप बनाओगे तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आप कुछ इन्वेंट्रीज का फिगर डालोगे, ठीक है। अब देखो एक लॉजिक पहले ही आपके माइंड में बिठा देता हूँ कि भाई मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सारे ही मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो सारे इसमें आएंगे, ठीक है। इतना दिमाग में रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप ओपनिंग डब्ल्यूआईपी जब मैं बोल रहा हूं उसका मतलब क्या, वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहां पे जो सबसे पहली चीज आप लिखोगे वो क्या लिखोगे, टू ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। तो थोड़ा मैं नजदीक ले लेता हूं। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, और यहां पे आपने ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लिखा, फिर दूसरा आप यहां पे जो है क्या लिखोगे, बाय क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। भाई जैसे ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड लिखते हो वैसे ही ओपनिंग डब्ल्यूआईपी आपने यहाँ पे डेबिट साइड लिख दिया, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी आपने क्रेडिट साइड लिख दिया, ठीक है। इतनी चीज आ गई। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल की। तो रॉ मटेरियल के केस में आपको यहाँ पे जो है वो लिखना पड़ता है क्या, टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड फाइंड आउट करने का सिंपल फॉर्मूला आपका है क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इसमें आप ऐड करोगे क्या, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और इसमें से आप माइनस कर दोगे क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो यहां पे आपको मिल जाएगा क्या, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कि पूरे साल के दौरान आपने कितना रॉ मटेरियल यूज किया। अब देखो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का इधर डाला आपने ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी आपने यहां पे डाला, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपने यहां पे डाला, ठीक है, मतलब इधर डेबिट साइड। फिर परचेज अगर हम करते तो उसको भी हम डेबिट साइड बताते, तो यहां पे हमने ओपनिंग स्टॉक में ही परचेज को क्या किया है, ऐड किया है। अब क्लोजिंग स्टॉक को यहां पे ना बता के इधर से हमने क्या कर दिया है, क्लोजिंग स्टॉक को यहां पे ना बता के हमने इधर से इसको माइनस कर दिया है। अब इधर बताओ कि इधर से माइनस करो, इफेक्ट तो वही हुआ, ठीक है। बट प्रेजेंटेशन जो है वो आपकी इस तरह से रहेगी। अगर आप ओपनिंग स्टॉक को यहाँ पे डेबिट साइड बताते हो, क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे क्रेडिट साइड बताते हो, आंसर में कोई चेंज आएगा ही नहीं, लेकिन फिर भी प्रेजेंटेशन हमें जो है वो इस तरह से करनी रहेगी, ठीक है। अब ये आपने ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी लिख दिया, फिर आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम लिख दिया। अब एक चीज ध्यान रखना, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं लिखोगे, ठीक है। तो सर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद समझना, सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखोगे, उसके बाद आपका आएगा क्या, जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो टू, जैसे कि एक आपका हो गया डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। दूसरा आपके अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो सारे यहां पे आ जाएंगे। सर क्या होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, समझने यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो तभी ही इनकर होंगे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी तो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इनकर होना बंद हो जाएंगे। जैसे मैं अपने लेबर को पर यूनिट जो है वो 50 रुपए देता हूं कि अगर तूने एक यूनिट बनाया तो मैं तेरे को 50 रुपए दूंगा। तो ये मेरा डायरेक्ट खर्चा हो गया कि यूनिट बनेंगे तभी ही मेरा खर्चा इनकर होगा, अगर यूनिट बनेंगे ही नहीं तो मेरे को लेबर को कुछ पे करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे खर्चे जो डायरेक्टली रिलेटेड है किस चीज से, मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड, ऐसे खर्चों को हम जो है बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड भी आपका एक तरह से डायरेक्ट एक्सपेंस ही है, क्योंकि उससे ही तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो रॉ मटेरियल की क्या जरूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने लिखा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, उसके बाद आपने डायरेक्ट वेजेस लिख दिया, और उसके बाद आपके जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है
जो पर यूनिट के हिसाब से आपके बढ़ते ही जा रहे, डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, प्रोडक्शन से, ऐसे खर्चों को आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हो। तो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप यहाँ पे लिख दोगे और उसके बाद आपका यहाँ पे स्टार्ट होगा क्या, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब क्या होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एकदम सिंपल है, जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है मैन्युफैक्चरिंग से, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, जिस फैक्ट्री में आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, वो फैक्ट्री आपने रेंट पे लेके रखी है। अब वो रेंट का जो खर्चा है, वो खर्चा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा, क्योंकि अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग अंदर बंद भी कर दी, फिर भी आपको रेंट तो पे करना ही करना है। तो ये जो आपका रेंट का खर्चा है, वो डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, बट है मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा। अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी ही नहीं होती तो हम ये जगह क्यों रखते हैं? तो फैक्ट्री का रेंट आपका मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा माना जाएगा, लेकिन वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये सर हमें क्यों अलग अलग करने का बता रहे हो? क्योंकि जब आपको सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने का होगा, तब आपको थोड़ा सा फॉर्मेट भी फॉलो करना पड़ेगा। जब फुल फ्लेजेड सम आएंगे जिसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट सब कुछ बनाने का है, तब थोड़ा सा फॉर्मेट ऊपर नीचे होगा तो चलेगा। लेकिन जब आपको सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, तब आपको कंपलसरी जो है वो इस तरह से फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा कि भाई पहले ओपनिंग WIP, फिर ये रॉ मटेरियल कंज्यूम, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस और फिर आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। इसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आ सकता है? तो एक तो आ सकता है आपका फैक्ट्री रेंट आ सकता है, और क्या आ सकता है सर? डेप्रीशिएशन। सर कौन सा डेप्रीशिएशन? देखो, डेप्रीशिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग है, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी है। ये सारे डेप्रीशिएशन ऐसी चीजों से रिलेटेड है जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रही है। प्लांट एंड मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रही है। फिर आपकी फैक्ट्री बिल्डिंग अगर खुद की है, रेंट पे नहीं ले रहे हो, खुद की अगर फैक्ट्री बिल्डिंग है, उस पर डेप्रीशिएशन लगा रहे हो, तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रही है। तो ऐसा डेप्रीशिएशन जो आइटम्स पे लग रहा है, जो आइटम्स आपकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रही है, ऐसी आइटम्स का डेप्रीशिएशन भी जो है वो आप कहां पे बताओगे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में बताओगे। तो यहां पे डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी अगर आपका है तो वो आपका यहां पे आ जाएगा। फैक्ट्री बिल्डिंग का भी अगर डेप्रीशिएशन है तो वो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। और क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो सकते? तो इनडायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट वेजेस। देखो यहां पे जो है ना, यहां पे हमने मटेरियल लिखा परचेज, पर यहां पे तो जो आपके डायरेक्ट मटेरियल है, जो मेन मटेरियल्स है, वो हमने यहां पे लिखे हैं। लेकिन अगर कोई आपका इनडायरेक्ट मटेरियल है, क्वेश्चन आपको बताएगा कि भाई ये इनडायरेक्ट मटेरियल है, आपको वो चीजें जज नहीं करने की रहेगी, पर क्वेश्चन आपको बताएगा कि भाई ये इनडायरेक्ट मटेरियल है, ये इनडायरेक्ट वेजेस है, कि भाई वैसे मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड है, बट हर एक चीजों के साथ नहीं इनकर हो रहा है। तो ऐसे मटेरियल को हम इनडायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं, इनडायरेक्ट वेजेस बोलते हैं। तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल आपका इधर मत जोड़ देना, इसके साथ मत जोड़ना, खास ये चीज ध्यान रखना। इनडायरेक्ट मटेरियल को आपको यहाँ पे अलग से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखना पड़ेगा। इनडायरेक्ट वेजेस को भी आप यहाँ पे अलग से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखोगे, डायरेक्ट वेजेस के साथ मत जोड़ोगे, ठीक है। ये चीज एक खास ध्यान रखना। उसके बाद दूसरे आपके अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि भी पावर हो गया, कोल एंड फ्यूल हो गया, भाई कोयले का खर्चा, कंज्यूमेबल्स हो गया। ये सब कुछ कहाँ पे यूज होगा? ये सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग में आपका यूज होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड आपके जितने भी खर्चे हैं वो यहाँ पे आपने सारे लिख दिए। एक चीज ये भी ध्यान रखना, जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग है तो वो आपका मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, लेकिन डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग है तो वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाएगा, वो आपका जाएगा कहाँ पे? P&L अकाउंट में। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी है तो वो मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, लेकिन डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है तो वो आपका मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाएगा, वो कहाँ पे जाएगा? P&L अकाउंट में। तो ऑफिस के रिलेटेड, एडमिन के रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसका डेप्रिसिएशन आप जो है वो P&L अकाउंट में ही रखोगे। यहां पे सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड खर्चे ही आएंगे। क्लियर? ठीक है। तो इन शॉर्ट आपने ये सारे ही खर्चे लिख दिए।
अब अगर आपको बाय प्रोडक्ट कुछ निकल के आ रहा है या आपका कुछ स्क्रैप निकल के आ रहा है तो उसको भी आप बेचोगे, और उसको बेच के आपको जो भी पैसा आएगा उसको यहां पे आप सेल्स नहीं बताने वाले। नहीं, बाय प्रोडक्ट बेच रहे हो या स्क्रैप बेच रहे हो उसको आप सेल्स नहीं बताओगे। उसको आप क्या बताओगे कि यहाँ पे आपने जो लिखा, ये सब कुछ जो आपने लिखा, ये सब कुछ क्या लिखा आपने, ये सब कुछ आपने लिखा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि भाई मुझे ये खर्चा हुआ, ये खर्चा हुआ, ये खर्चा हुआ, ये खर्चा हुआ प्रोडक्शन में। तो अगर आपको बाय प्रोडक्ट आ रहा है कुछ आपका, उसको आप बेच रहे हो या स्क्रैप को आप बेच रहे हो, तो उसको बेच के जो पैसा आएगा उसको आप ये मानोगे कि ये मेरा रिकवरी ऑफ कॉस्ट है। इधर मैंने सारे कॉस्ट लिख दिए। अगर बाय प्रोडक्ट बेच रहा हो तो उसको मैं रिकवरी ऑफ कॉस्ट मानूंगा और उसको यहां पे मैं क्रेडिट साइड लिखूंगा। ठीक है, तो अगर कुछ बाय प्रोडक्ट बेच रहा हूं मैं, या अगर कुछ स्क्रैप बेच रहा हो तो उसको मैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखूंगा और ऐसा माना जाएगा कि ये मेरा रिकवरी ऑफ कॉस्ट है। क्लियर? ठीक है, तो इतनी चीजें हमने लिख दी। अब मेनली सारी चीजें आ गई है, बाकी तो सम के साथ साथ जो है वो दो चार चीजें ऐड लेस होती रहेगी। ये करने के बाद आपको इधर एक बैलेंसिंग फिगर मिलेगा और कंपलसरी इधर ही मिलेगा, कभी भी डेबिट साइड आपको बैलेंसिंग फिगर नहीं मिलेगा। तो यहां पे क्रेडिट साइड आपको एक बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, इसको आप जो है वो ट्रांसफर करोगे ट्रेडिंग अकाउंट में, और इसको क्या बोलोगे, इसको यहां पे आप लिखोगे ये है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब क्या कि भी पूरे साल के दौरान आपने जितना भी प्रोडक्शन किया, लेट से आपने 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस किए, तो उस 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने का जो खर्चा है वो खर्चा आपका इतना लगा। इसको आपने ट्रांसफर किया कहां पे, ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, अब इसके आगे की प्रोसीजर समझना। यहां पे आपका जो भी बैलेंसिंग फिगर आया वो इसी साइड आएगा। ये जो बैलेंसिंग फिगर आया इसको आपने ट्रांसफर कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट में। अब ट्रेडिंग अकाउंट में आपका देखो यहां पे क्रॉस पोस्टिंग हुई, ट्रेडिंग अकाउंट को आपने डेबिट किया और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को आपने क्या किया, क्रेडिट किया। तो यहां पे टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपका आएगा और यही वाला फिगर, यही वाला फिगर इधर आएगा। ठीक है, अब वैसे अगर आपका नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस होता तो हम यहां पे क्या लिखते, हम यहां पे जो है वो परचेजेस लिखते थे। बट इस बार आपका परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, आप फिनिश गुड्स परचेज करके नहीं लेके आ रहे हो। आप हमेशा क्या परचेज करके लेके आ रहे हो, रॉ मटेरियल परचेज करके लेके आ रहे हो। तो एक पॉइंट मुझे ये भी आपको ये ध्यान में लाना था कि अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी वाला केस है तो उस केस में अगर सिर्फ ट्रायल बैलेंस में परचेज लिखा गया है ना, तो उसको बाय डिफॉल्ट आपको मानना है कि ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है और उसको आपको यहां पे ही कंसिडर करना है। दूसरी बात, खास इंपॉर्टेंट बात, कि भाई परचेज के रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, अब अगर परचेज आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिख रहे हो तो परचेज के रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, जैसे कि भी कैरेज इनवर्ड हो गया, वेजिस हो गया या फ्रेट का खर्चा हो गया, तो वो परचेज के रिलेटेड खर्चे भी आपके जो है वो कहां पे आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ही आएंगे। क्लियर? तो एक खास चीज ध्यान रखना कि भी कैरेज इनवर्ड हमारी आदत होती है कि हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देते हैं, पर वो परचेज के रिलेटेड खर्चा है। अब परचेज ही आप ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं डाल रहे हो तो कैरेज इनवर्ड को भी आप ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं डाल सकते, उसको भी आपको कहां पे बताना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ही बताना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि भी हमारी एक इन्वेंट्री रह गई थी। भाई 3 टाइप की इन्वेंट्री हमने समझी थी। सबसे पहली एक WIP, दूसरी हमने क्या समझी, रॉ मटेरियल समझी, तीसरी एक और इन्वेंट्री आपकी रह गई थी जिसको हम बोलते हैं क्या, फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स का ही आप ट्रेडिंग करते हो, इसलिए फिनिश गुड्स की ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री आप जो है वो यहां पे बताओगे। तो टू ओपनिंग फिनिश गुड्स, और यहां पे आपका आएगा बाय क्लोजिंग फिनिश गुड्स।
और फिर एक आखिरी चीज़ बचती कि भी आप फिनिश गुड्स को बेच के, मतलब जो सेल्स करोगे उस सेल से आपको जो भी इनकम होगी वो आप यहाँ पे बताओगे, और अल्टीमेटली फिर इसके बाद आपको यहाँ पे एक बैलेंसिंग फिगर मिलेगा जिसको आप बोलोगे क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर क्रेडिट साइड ये बैलेंसिंग फिगर मिल रहा है तो इसको हम बोलेंगे क्या, ग्रॉस लॉस। और यहाँ से ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका जाएगा पीएनएल अकाउंट में, और इससे आगे की सारी ही प्रोसीजर एग्जैक्ट सेम जैसा हम फाइनल अकाउंट में करते थे। चेंज जो था वो यहाँ तक ही था, बाकी आगे जैसे ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट में गया, फिर नेट प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट आप कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दोगे और फिर बैलेंस शीट क्लोज कर दोगे। क्लियर? आई होप मैंने क्वेश्चन की भी बहुत सारी बातें इसके साथ साथ कवर कर ही ली है, तो आप इतना चीज़ें सुन लोगे तो इसमें भी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। क्वेश्चन में आएंगे ये सारे पॉइंट्स, पर यहाँ पे भी मैंने याद करके सारे कवर कर लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा। अब जो है वो हम सम्स पे जा सकते हैं। आ जाते क्वेश्चन नंबर 1 पे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 एकदम सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ खास इसमें हमें नहीं करना है। 1 लाख units were produced in a factory. Per unit material cost was ₹10. Per unit labor cost was ₹5. That apart, it was agreed to pay royalty at the rate ₹3 per unit to the Japanese collaborator who supplied technology. भी आप उसकी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे तो वो आपसे रॉयल्टी ले रहा था, क्योंकि उसने जो भी है कॉपीराइट पेटेंट जो भी है वो लेके रखा होगा, उसकी आपको रॉयल्टी पे करनी पड़ रही है। हमें क्या बोला गया है कि कैलकुलेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो एकदम सिंपल सा हमें 2 मिनट का कर लेते 100। कैलकुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सबसे पहले कुछ आपका मटेरियल का कॉस्ट लगा है, तो आपकी यूनिट्स प्रोड्यूस हुए 1 लाख, और पर यूनिट मटेरियल का कॉस्ट कितना लगा है, 10 रुपये। 1 लाख इंटू 10, ये हो गया 10 लाख। उसके बाद आपको कॉस्ट लगा है किस चीज़ का, लेबर का, तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट वेजेस। 1 लाख यूनिट इंटू पर यूनिट आपको कॉस्ट लगा है कितना, 5 रुपये का, इंटू 5, तो ये हो गया कितना, 5 लाख। और तीसरा आपको जो कॉस्ट लगा है वो लगा है रॉयल्टी का, जो 3 रुपये पर यूनिट है। तो ये 1 लाख इंटू 3, ये हो गया आपका 3 लाख। ठीक है, तो इसका अगर हम टोटल कर दे तो ये आपको मिल जाएगा क्या, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना, 18 लाख। सिंपल। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है। तो मैंने क्या बोला था कि जब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना रहेगा तो उसमें आपको प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना रहेगा। बड़े सम्स में आप जो है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ऊपर नीचे चीज़ें होगी तो चलेगा। बड़े सम्स मतलब क्या, फुल फ्लेजेड सम, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी बनाना है, ट्रेडिंग भी बनाना है, पीएनएल भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। ठीक है, बना लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑफ विमल, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑफ विमल for year ending
ऑन 31st March 2022। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कुछ यूनिट्स की भी इंफॉर्मेशन दी गई है। अब जब यूनिट्स की इंफॉर्मेशन दी गई हो तो अमाउंट के कॉलम के बाजू में यूनिट का भी कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 कॉलम बनाऊंगा। अगर यूनिट की इंफॉर्मेशन ना दी गई हो तो फिर ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये तभी ही बनाना है अगर यूनिट की इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, स्टार्ट करते सम को। सबसे पहले आपको ओपनिंग WIP 10,000 यूनिट्स दिया गया और अमाउंट कितना है 16,000। तो यहाँ पे ओपनिंग WIP अपनी इधर लिख देते हैं, टू ओपनिंग WIP 10,000 यूनिट्स थे और अमाउंट में है आपका कितना 16,000। ठीक है, क्लोजिंग WIP दिया गया है 12,000 यूनिट्स और अमाउंट में कितना 20,000। तो यहाँ पे क्लोजिंग WIP यूनिट्स में 12,000 और अमाउंट में 20,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया गया है और परचेज दिया गया है। तो इससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इससे हम कैलकुलेट करेंगे टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो सबसे पहला आपका आएगा क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो आपको दिया गया है कितना 1,70,000 प्लस परचेज आपको दिया गया है कितना 8,20,000 और माइनस करोगे आप क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो आपको दिया गया है कितना 1,90,000। तो इससे आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मिल जाएगा 1,70,000 प्लस 8,20,000 माइनस 1,90,000 8 लैक्स और ये अमाउंट के कॉलम में लिखोगे। ठीक है, उसके बाद हायर चार्जेस ऑफ मशीन एट द रेट 0.60 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। देखो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो एक तो हायर का खर्चा लग रहा है क्योंकि वो पर यूनिट के हिसाब से लग रहा है। अच्छा, यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हुए हैं, तो 5 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, तो ये पर यूनिट के हिसाब से 0.60 का आपका खर्चा लगेगा। और यहाँ पे कुछ आपको डायरेक्ट वेजेस भी दिए गए हैं, वो 0.80 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड एंड 0.40 पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग WIP। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस लिख देते हैं, टू डायरेक्ट वेजेस कितना आएगा, तो सबसे पहले जितने यूनिट मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं उसमें 0.80 पर यूनिट है, तो 5 लाख यूनिट्स आपके मैन्युफैक्चर हुए इंटू 0.80, तो ये आपका आ जाएगा 4 लाख। और जो WIP वाले यूनिट्स है मतलब 12,000 यूनिट, उसका आपका खर्चा लगा है कितना 0.40, तो 12,000 इंटू 0.40 ये आपका हो गया कितना 4,800। ठीक है, उसके बाद कुछ ये जो है वो हायर चार्जेस आपको पर यूनिट के हिसाब से पे करने हैं, तो
कितने पे करने हैं, तो 5 लाख इंटू 0.60, 5 लाख आपकी यूनिट मैन्युफैक्चर्ड है तो इसलिए मैं 5 लाख ले रहा हूँ सब जगह पे। 5 लाख इंटू 0.60, ये आपका आ गया कितना, 3 लाख। ठीक है, उसके बाद दूसरे जो खर्चे दिए गए उसको भी कंसिडर कर लेते हैं। परचेज आ गया, ये आ गया। हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री 2,20,000 और रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा 1,80,000। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी जो है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड ही है, क्योंकि उसी का ही प्लांट एंड मशीनरी का ही रिपेयर आप करवा रहे हो। ठीक है, तो ये दोनों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उसको हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। तो इसमें सबसे पहला आपका आएगा हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री, ये आपका आ गया 2,20,000 और फिर ये आ गया आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1,80,000। क्लियर, सारे ही खर्चे हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिए हैं। अब जो है वो हम क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट का टोटल अगर हम करें 16,000 प्लस 8 लाख प्लस 4 लाख प्लस 4,800 प्लस 3 लाख प्लस 2,20,000 प्लस 1,80,000, तो ये आपका निकल के आया 19,20,800, 19,20,800, 19,20,800। अब इसमें से 20,000 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आपका बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा 19,08,000। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है जिसको हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट में, और इसको बोलेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब ये जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने का मुझे कॉस्ट लगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स भी लिख देंगे 5 लाख। ये दिया गया था ना हमें क्वेश्चन में कि 5 लाख यूनिट्स आपने जो है प्रोड्यूस किए हैं, तो ये 5 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करने का मुझे खर्चा जो लगा वो कितना लगा, 19,08,000। क्लियर, और ये ही आपका जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सम सिंपल था, हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम जो है उसमें भी हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ही बनाना है, बट नेक्स्ट सम में हमें यूनिट्स की कोई डिटेल नहीं दी गई है। तो यूनिट्स की अगर डिटेल ना दी गई हो तो आपको यूनिट्स का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमें बनाना है वो पंकज का बनाना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं पंकज। अमाउंट का कॉलम थोड़ा सा बड़ा कर देते क्योंकि अब हमारे पास जगह है। ठीक है, और ये आपका कौन सा है, आंसर नंबर 3। इधर हेडिंग भी दे देते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते क्वेश्चन। सबसे पहले आपको WIP का ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया गया है, तो ओपनिंग WIP आप यहाँ पे रखोगे 2,
ओपनिंग WIP आपका 3,90,000 है। क्लोजिंग WIP आपका 5,07,000 है। ठीक है। उसके बाद रॉ मटेरियल का परचेज दिया गया है, ओपनिंग दिया गया है, क्लोजिंग भी दिया गया है और रिटर्न भी दिया गया है। तो रिटर्न जो आपका होगा रॉ मटेरियल का, वो तो आप कंज्यूम्ड में से ही, कंज्यूम में ही कंसीडर करोगे और कंज्यूम में ही माइनस करोगे। लेकिन ये कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल दिया गया है, इसको आप रॉ मटेरियल कंज्यूम में कंसीडर मत करना। तो यहाँ पे कैसे आएगा? तो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो आपको दिया गया है 3,02,000। उसके बाद आप परचेज को ऐड करोगे 12,10,000 प्लस परचेजेस 12,10,000। उसके बाद आपको क्लोजिंग दिया गया है 3,10,000, तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना था? 3,10,000। एक और चीज़ आपको यहाँ पे माइनस करनी पड़ेगी कि ये जो आप परचेज रिटर्न कर रहे हो 18,000 का, वो भी आप यहाँ पे माइनस कर दोगे 18,000। ठीक है। तो ये करने के बाद आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मिल जाएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल को यहाँ पे कंसिडर नहीं करोगे, तो 3,02,000 प्लस 12,10,000 माइनस 3,10,000 माइनस 18,000, ये आपको मिल गया 11,84,000। ठीक है। उसके बाद वेजिस में भी एक डायरेक्ट वेजिस है और एक इनडायरेक्ट वेजिस है, और दूसरे डायरेक्ट खर्चों में एक ही चीज़ है, रॉयल्टी फॉर प्रोडक्शन। तो सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप लिख दोगे और उसके बाद आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा। तो पहले यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख देते हैं। तो उसमें सबसे पहला आपको डायरेक्ट वेजेस दिया गया है जो आपका है कितना? 2,10,000। फिर आपको दूसरा डायरेक्ट एक्सपेंस दिया गया है क्या? रॉयल्टी फॉर प्रोडक्शन 1,30,000। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने के बाद यहाँ पे आप लिखोगे क्या? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप सब कुछ कंसिडर कर लोगे, जैसे कि यहाँ पे ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, ये चीज़ कंसिडर करना बाकी थी। तो सबसे पहले आप लिखोगे क्या? इनडायरेक्ट मटेरियल जो आपका है कितना? 16,000। उसके बाद इनडायरेक्ट वेजेस आपके हैं 48,000। उसके बाद रॉयल्टी तो आ गया था। ये सारे ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री शेड, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो ये सब कुछ आप यहाँ पे लिख दोगे। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कितना है? 2,30,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री शेड 40,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 60,000।
ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने लिख दिए और यहाँ पे एक आपको दिया गया है क्या, बाय प्रोडक्ट एट सेलिंग प्राइस। अब बाय प्रोडक्ट एट सेलिंग प्राइस ये आपकी इनकम मानी जाएगी और इसको आप यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखोगे। तो ये आपका हो गया कितना, 20,000। ठीक है, तो हमने सारी ही चीज़ें ऑलमोस्ट कवर कर ली, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सब कुछ हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अब जो है वो हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल आपका आएगा, कर लेते हैं, 3,90,000 प्लस 11,84,000 प्लस 2,10,000 प्लस 1,30,000 प्लस 16,000 प्लस 48,000 प्लस 2,30,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000 23,08,000। इसमें से हम माइनस करेंगे 5,07,000 माइनस 20,000, तो 17,81,000 आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। इसको आप जाने दोगे कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट में, और इसको बोलते क्या हो, इसको बोलते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसी तरह से ये वाला सम भी आपका कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये था आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वैसे देखने जाए तो एक अच्छा क्वेश्चन है, वैसे बड़ा क्वेश्चन नहीं है। पहले तो ये देख लो कि हमें पूछा क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पूछा गया है और रॉ मटेरियल का अकाउंट भी हमें बनाना है। अब इंफॉर्मेशन देखो क्या क्या दी गई है, समझना। फॉलोइंग आर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्रिएटर्स अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइडेड बाय मिस शिवी रिलेटेड टू 21-22। देयर आर सर्टेन फिगर्स मिसिंग फ्रॉम दिस अकाउंट। ठीक है, अब रॉ मटेरियल अकाउंट अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे, अच्छा इसको रॉ मटेरियल को ऐसा मान लो कि ये रॉ मटेरियल का परचेज का ही अकाउंट है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल में अगर आप देखोगे तो रॉ मटेरियल जब खरीद के लेके आओगे तो रॉ मटेरियल परचेज अकाउंट आप डेबिट करोगे और क्रेडिटर्स अकाउंट को क्रेडिट करोगे। तो ये वाला फिगर एक तो मिसिंग है। पूरे साल के दौरान कंज्यूम कितना किया वो मिसिंग है और क्लोजिंग स्टॉक भी मिसिंग है। ये 3 फिगर मिसिंग है। ठीक है, अब फिर क्रेडिटर्स अकाउंट को अगर एनालिसिस करो तो क्रेडिटर्स अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 15 लाख, क्रेडिटर्स अकाउंट को क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है 6 लाख, और क्रेडिटर्स को पूरे साल के दौरान पे कितना किया 22 लाख वो भी दिया गया है। क्रेडिटर्स अकाउंट में 4 चीज़ें मेन होती है, एक ओपनिंग बैलेंस, दूसरा आपका परचेज, तीसरा आपका क्लोजिंग बैलेंस और चौथा पेमेंट टू क्रेडिटर्स। ये 4 चीज़ें मेन होती हैं। और अगर आप देखोगे तो ये साइड का बैलेंस, मतलब ये साइड का टोटल और ये साइड का टोटल मैच भी नहीं हो रहा है। इधर एक चीज़ मिसिंग लग रही है। ये चीज़ क्या मिसिंग होगी, तो ये चीज़ आपका होगा क्या, बाय रॉ मटेरियल परचेज, और यही फिगर जो है वो आपका जाएगा इधर। इधर क्रेडिटर्स अकाउंट को आपने क्या किया है, क्रेडिट किया है, और डेबिट क्या किया है, परचेज अकाउंट को। तो यही फिगर आपका इधर चला जाएगा। परचेज को डेबिट किया, क्रेडिटर्स अकाउंट को क्रेडिट किया, यही फिगर यहाँ पे परचेज डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो एक फिगर तो हमारा सॉर्ट आउट हो गया। ठीक है, सिंपल है। फिर अब यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट यहाँ पे आपको बना के दिया है। उसमें अगर आप देखोगे तो ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो आपको उन्होंने बैलेंसिंग फिगर, मतलब ये टोटल भी इधर यही आया होगा, 17,94,000 ही टोटल आया होगा, क्योंकि क्रेडिट साइड और कुछ है नहीं, और ये बैलेंसिंग फिगर आपको ये निकाल के दे रहे हैं। तो दोनों साइड का टोटल जो है वो क्या रहा होगा, 17,94,000 ही रहा होगा। अभी हम इतने सारे ट्रेडिंग अकाउंट बना के आए तो हमें ये चीज़ तो पता ही है कि ये ट्रेडिंग अकाउंट वाला जो फिगर है, ये वाला फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर में निकलता है।
तो इधर आपने कुछ टोटल किया, इधर माइनस करने के लिए कुछ है नहीं, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। ठीक है, तो ये दोनों साइड का टोटल 17,94,000 होगा। अब इधर आपको बाकी सारी चीज़ें भी दी गई है कि भाई वेजेस इतना, डेप्रिसिएशन इतना, डायरेक्ट एक्सपेंस इतना, सिर्फ ये एक फिगर आपको नहीं दिया गया है। तो ये तो एकदम ही सिंपल हो गया कि भाई आपके पास टोटल है, ये सारे फिगर्स है, तो ये एक बैलेंसिंग फिगर तो निकल ही सकता है ना। तो 17,94,000 माइनस 2,44,000 माइनस 2 लाख माइनस 3,50,000, तो ये आपको मिल गया कितना, 10 लाख। क्लियर? ठीक है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपको यहाँ पे 10 लाख मिल गया। तो देखो ये अकाउंट सॉर्ट हो गया, ये अकाउंट का ये वाला फिगर इधर से मिल गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपको मिल गया क्या, 10 लाख। तब ये अकाउंट के 3 फिगर मिल गए मुझे, तो ये चीज़ तो मुझे बैलेंसिंग फिगर भी मिल जाएगी ना। क्लियर? ठीक है, अब आगे क्या बोला है समझना। तो एक अकाउंट हमें पूछा था रॉ मटेरियल अकाउंट, वो तो हमारा बन गया ऐसे ही। दूसरा हमें पूछा है रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्यों रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट? क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है वो आपका, ये वाले फिगर्स जो है ना, ये वाले फिगर्स वो गलत है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो ये तो बैलेंसिंग फिगर 10 लाख हमने फाइंड आउट कर लिया, ये वाले फिगर्स जो है वो इसमें गड़बड़ी है कुछ, तो वो हमें चेंज करना पड़ेगा और रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है बनाना पड़ेगा। क्या गड़बड़ी है देख लेते। परचेज ऑफ मशीनरी वर्थ ₹10 लाख हैज बीन ओमिटेड, मशीनरी आर चार्जेबल एट ए डेप्रिसिएशन रेट ऑफ 10%। आपने एक 10 लाख की मशीन खरीदी थी, वो रिकॉर्ड करना ही रह गई। अब ये 10 लाख से, ये जो 10 लाख है वो आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करोगे, लेकिन ये 10 लाख की मशीन जो है उसका डेप्रिसिएशन जो है वो तो कहाँ पे जाता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाता है। तो इस 10 लाख की मशीन का 10% डेप्रिसिएशन जो आपका 1 लाख है, वो आप जो है वो यहाँ पे क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। तो अभी आपको डेप्रिसिएशन 2 लाख दिख रहा है, 10 लाख पे 10% कितना होता है, 1 लाख। तो ये 2 लाख प्लस हो जाएगा कितना, 1 लाख। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा, 3 लाख। ठीक है, उसके बाद वेजिस इंक्लूड द फॉलोइंग। भाई ये टोटल वेजिस आपको 3.5 लाख दिया गया है, इस 3.5 लाख का ब्रेकअप आपको यहाँ पे नीचे दिया गया है कि 3.5 लाख में से 3 लाख जो आपने पे किए हैं वो फैक्ट्री वर्कर्स को पे किए हैं। तो ये तो बरोबर है कि भाई फैक्ट्री वर्कर को जो आप वेजेस पे कर रहे हो वो इसी अकाउंट में आने चाहिए। ठीक है, लेकिन पेड टू लेबर एट ऑफिस 50,000, ये गलत चीज़ है कि भाई ऑफिस के लेबर को आप जो 50,000 पे कर रहे हो, लेबर का चार्जेस वेजेस पे कर रहे हो, वो मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा नहीं है। तो यहाँ पे ये जो 3.5 लाख दिख रहा है वो गलत दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3.5 लाख में से माइनस करना पड़ेगा कितना, 50,000। तो मेरा रिवाइज्ड वेजेस का फिगर कितना आ जाएगा, 3 लाख। क्लियर? ठीक है, उसके बाद ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको दिए गए हैं 2,44,000, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड द फॉलोइंग, ये सारी चीजें उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो 1 बाय 1 ये सारी चीजें देखते जाते। सबसे पहले क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 80,000 है, जो इस 2,44,000 में इंक्लूडेड है ऑलरेडी, ऑफ विच 30% पर्टेन टू ऑफिस। अभी पूरा 80,000 इस 2,44,000 में इंक्लूडेड है, पर पूरा 80,000 इंक्लूड होना नहीं चाहिए था, क्योंकि 30% इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस तो ऑफिस का है। तो ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है वो आपका पीएनएल अकाउंट में जाना चाहिए। तो 80,000 का 30% अगर हम निकालें तो ये कितना हो जाता है, 24,000। ठीक है, तो 244 में से एक आपको माइनस करना है क्या, 244 में से एक आपको माइनस करना है 24,000। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया गया है कि डायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूड द फॉलोइंग। दूसरा क्या इंक्लूड कर रहे हैं वो, फ्यूल चार्जेस ऑफ ₹20,000। फ्यूल चार्जेस तो मैन्युफैक्चरिंग में ही होना चाहिए ना, और मैन्युफैक्चरिंग में ही इंक्लूडेड है, मतलब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही इंक्लूडेड है, तो इसको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो एकदम सही इंक्लूडेड है। ठीक है, फिर बात करते हैं फ्रेट इनवर्ड्स की। तो फ्रेट इनवर्ड जो है वो 35,000 का है। अब हमने ये सीखा था कि भाई परचेज जो है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में दिखता है, और परचेज के रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो भी आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में दिखाओगे। तो ये फ्रेट इनवर्ड जो आपका खर्चा है 35,000 का, वो भी तो परचेज के रिलेटेड ही खर्चा है, उसको भी आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ही बताओगे।
तो ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इंक्लूड होना चाहिए था, उसको भी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर ₹20,000। अब ये गलत चीज है, आप सेल्स के रिलेटेड खर्चे को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में इंक्लूड नहीं कर सकते, तो ये 20,000 जो इसमें इंक्लूडेड है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो दूसरा हमें क्या माइनस करना है, माइनस करना है हमें 20,000, ठीक है। तो ये दो खर्चे आपके जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस में से माइनस होंगे, क्लियर। इस हिसाब से हमें जो है वो रिवाइज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है। तो जल्दी से हमें दो चीजें बनानी जो है वो बना लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। यहां से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम बनाएंगे क्या, रॉ मटेरियल अकाउंट। हमें आंसर में दो मेन चीजें पूछी गई है, एक रॉ मटेरियल अकाउंट पूछा गया है और दूसरा हमें पूछा गया है क्या, रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो ये दो आपके मेन आंसर होंगे, बाकी सारी चीजें जो है वो आपकी वर्किंग नोट होगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो रॉ मटेरियल अकाउंट में आपको ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, तो ये टू ओपनिंग स्टॉक आप यहाँ पे लिख दोगे जो आपका 1 लाख का है, ठीक है। फिर टू क्रेडिटर्स अकाउंट, अब ये वाला जो फिगर है उसके लिए आपको एक वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। मतलब क्या कि भी आपको क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो उसको भी हम यहाँ पे नीचे वर्किंग नोट में बना देते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट 1, जिसमें आपका बनेगा क्रेडिटर्स का अकाउंट। तो क्रेडिटर्स अकाउंट में आपको ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 15 लाख, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15 लाख। फिर आपको यहाँ पे पेमेंट कितना किया आपने क्रेडिटर्स को, वो वाला फिगर भी दिया गया है, कितना है ये 22 लाख। और आपको यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस भी दिया गया है, कितना 6 लाख, ठीक है। तो इससे आपको एक बैलेंसिंग फिगर मिल सकता है बाय परचेस। ये किसका मैं परचेस कर रहा हूं, रॉ मटेरियल का। इसको मैं बोल देता हूं क्या, ये आपने बैलेंसिंग फिगर निकाला है। तो ये कितना निकल के आया, तो 22 लाख प्लस 6 लाख माइनस 15 लाख, तो ये आपका निकल के आया 13 लैक्स। तो ये वाला फिगर जो है इसमें आपने क्या किया, क्रेडिटर्स अकाउंट को आपने क्रेडिट किया और परचेस अकाउंट को डेबिट किया। ये रॉ मटेरियल का परचेस है, तो परचेस अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और क्रेडिटर्स अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो ये वाला फिगर आपका आ गया 13 लैक्स। अब इसके बाद हमें एक फिगर चाहिए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो यहाँ पे बाय
रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब ये हमें मिलेगा वर्किंग नोट 2 से, ठीक है। तो वो जो आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो थोड़ा सा बना के दिया था, उसी को ही हम यहाँ पे वापस बनाते हैं, और बैलेंसिंग फिगर जो है वो रॉ मटेरियल कंज्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपको इधर दिया गया था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, तो इधर आपको बाय ट्रेडिंग अकाउंट दिया गया था 17,94,000, फिर वेजेस 3,50,000, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन 2 लाख, फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस 2,44,000। देखो यहाँ पे तो पुराने फिगर्स ही लोगे, क्योंकि ये टोटल आपका तभी आएगा ना, पुराने फिगर्स के हिसाब से ही आएगा, तभी आपको ये बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। इधर नए वाले फिगर गलती से मत ले लेना। टू डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट कितना है, 2,44,000, तो 17,94,000 आपका टोटल है। इधर भी 17,94,000 आपका टोटल है। तो यहाँ पे एक बैलेंसिंग फिगर मिलेगा टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इधर मैं लिख भी देता हूँ बैलेंसिंग फिगर। ये कितना मिला आपको, 10 लाख, ठीक है। ये वाला फिगर आपका वर्किंग नोट 2 के हिसाब से इधर आ जाएगा 10 लाख। तो इसके बाद आपको बाय क्लोजिंग स्टॉक जो है, ये चीज़ बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगी, जो आपकी हो जाएगी कितनी, 1 लाख प्लस 13 लाख माइनस 10 लाख, तो ये आपको मिला 4 लाख। क्लियर। रॉ मटेरियल अकाउंट तो हमारा बन गया। अब बनाते हैं रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो उसमें जो जो चेंजेस थे वो हमने ऑलरेडी सारे डिस्कस कर लिए हैं, बस अब सिर्फ उसको रखना बाकी है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में तो कोई चेंज नहीं था, ये तो एज इट इज आपका 10 लाख ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं। जो डायरेक्ट वेजेस आपके थे वो आपके 3,50,000 के थे, लेकिन इसमें से ऑफिस लेबर जो है आपका कुछ 50,000 का था, जिसको हमें माइनस करना था। तो आपके वेजेस का नया फिगर आ जाएगा कितना, 3 लाख। तो ये 350 में से ये 50,000 ऑफिस लेबर के थे, उसको हमने माइनस कर दिया। डेप्रीशिएशन 2 लाख दिख रहा था, बट उसमें हमें जो एडिशनल मशीन आपकी थी उस पे जो डेप्रीशिएशन लगेगा, कितना लगेगा, पे 10 लाख की मशीन थी, 10 लाख पे 10% आपका जो है वो लग जाएगा कितना, 1 लाख। तो इधर बाहर आ जाएगा कितना, 3 लाख, ठीक है। उसके बाद कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके 2,44,000 के थे, उसमें से एक तो ऑफिस का जो इलेक्ट्रिसिटी था वो हमने कैलकुलेट कर लिया था कितना, कि भाई 80,000 इंटू 30%, जो आपका आया था 24,000, वो एक तो माइनस करना है, और दूसरा हमें क्या माइनस करना है, ये तो रखना है, ये भी रखना है। ये जो 20,000 आपका डिलीवरी चार्जेस है वो आपको माइनस करना है, माइनस
तो ये आपका बाहर दिख जाएगा 24 + 20 44,000। तो इधर बाहर दिखेगा कितना, 2 लाख। ठीक है, अब हम जो है वो रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि हमने बाकी सारी चीज़ें चेंज कर ली, ये चेंज कर ले, ये चेंज कर ले, इसमें कोई चेंज था नहीं। रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आएगा, तो जो टोटल आएगा वही रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, 10 लाख प्लस 3 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख, 18 लैक्स। तो इधर आपका ट्रेडिंग अकाउंट जो आएगा वो आ जाएगा 18 लैक्स। बैलेंसिंग फिगर, इसको हम बोलेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी जो है वो बहुत ही अच्छे से बन गया। क्लियर? ठीक है, अब जो है वो हमारे कुछ फुल फ्लेजेड सम्स जो है वो बाकी है, 3 सम्स, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर भी आपका, मतलब ये यूनिट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, और उसी के साथ आपका चैप्टर 7 भी जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 3 बड़े सम्स है, उसमें से एक सम तो एकदम ही रिपीट है, बट प्रैक्टिस के लिए मैंने एडिशनल एक सम रखा है। ठीक है, आज के लेक्चर को मैं यहाँ पे ही रखता हूँ। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ये नोट्स आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्वेश्चन बैंक की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।